गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 5 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग लॉ। आज हम सिविक्स का चैप्टर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि लॉज को समझेंगे आज हम। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द हाउ न्यू लॉज आर फ्रेम्ड, कि नए लॉज किस तरह से बनाए गए, अबाउट लॉज एंड डिसेंट्स, लॉज और डिसेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में। ठीक है, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया। यानी कि भारत में अगर हम लॉ मेकिंग की हिस्ट्री पढ़ देखें तो वो क्या है। द हिस्ट्री ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस टू एंशियंट टाइम। अगर हम लॉ मेकिंग की इंडियन हिस्ट्री को देखें तो हमें सबसे पहले एंशियंट टाइम को स्टडी करना होगा। हाइवर इन एंशियंट टाइम देयर वर सेवरल किंगडम इन इंडिया। हम जानते हैं कि एंशियंट टाइम में हिंदुस्तान में बहुत सारी किंगडम्स थी और हर किंगडम अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करती थी, एंड द ईच टेंड टू फॉलो इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। दीज रूल्स वर दस नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द नेशन। क्योंकि हर किंगडम अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करती थी और इसी वजह से ये जो रूल्स थे वो पूरे नेशन में, पूरे भारत में एक जैसे नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे। अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल या अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस। लेकिन जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, या हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्ज़े में ले लिया, तब उन्होंने हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, विच नेसेसिटेड दैट द कंट्री बी ब्रॉट अंडर अ कॉमन लॉ। और उन्होंने ये महसूस किया कि इस कंट्री में एक कॉमन लॉ होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश को चलाया जाना चाहिए। द ब्रिटिश आर ओपन क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्रेडिट है वो ब्रिटिश को जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ने ही हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम की शुरुआत की थी। हाउएवर द हिस्टोरियंस हैव रिफ्यूटेड दिस ऑन टू ग्राउंड्स। जो हिस्टोरियंस हैं, यानी कि जो हमारे इतिहासकार हैं, वो अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसको दो तरीक़े से देखते हैं। वन, दैट द कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्रेरी एंड अप्लाइड डिफरेंट लॉ फॉर द इंडियंस एंड द ब्रिटिश। पहला ये कि जो कॉलोनियल रूल था वो आर्बिट्रेरी था और उसको अलग तरीके से अप्लाई किया गया, यानी कि हिंदुस्तानियों के लिए अलग और ब्रिटिशर्स के लिए अलग था। सेकेंड, द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग द लीगल स्फीयर इन इंडिया। दूसरे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम इंडिया में लीगल स्फीयर को देखें तो उसमें नेशनलिस्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। The Indian nationalists, through their protest and the criticism, had to bring into force laws that included the ideas of justice. क्योंकि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया या उन्होंने किसी भी तरह की आलोचना या क्रिटिसिज्म किया, तो इस चीज़ ने ब्रिटिशर्स को इस तरह से फोर्स किया, ब्रिंग टू फोर्स लॉ, के उन्होंने नए नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया, दैट इंक्लूडेड द आइडिया ऑफ जस्टिस। और जो लॉज उन्होंने बनाए थे उसमें उन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस को भी इंक्लूड किया। अ नंबर ऑफ नेशनलिस्ट वर देमसेल्व्स लॉयर्स। क्योंकि बहुत सारे नेशनलिस्ट ऐसे थे जो कौन थे, जो लॉयर थे। एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड यूजिंग द लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ द इंडियन। क्योंकि वो खुद लॉयर थे, इसलिए इसका नतीजा ये निकला, दे स्टार्टेड यूजिंग द लॉ, कि उन्होंने उन लॉज का इस्तेमाल करना शुरू किया इंडियंस के लीगल राइट को डिफेंड करने के लिए। जो लॉज किसने बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने। इंडियन जजेस एंड देयर डिसीजंस आल्सो ग्रेजुअली केम टू बी एक्सेप्टेड इन द कॉलोनियल कोर्ट। जो इंडियन जजेस थे और उनके जो डिसीजंस थे उनको कॉलोनियल कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया जाने लगा। Thus the participation of Indians in different ways had in the development of rule of law in India। इस तरह से जो भारतीयों का योगदान था, पार्टिसिपेशन था, उसने अलग अलग तरीक़े से रूल ऑफ लॉ, भारत में रूल ऑफ लॉ के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प की। इन द हैंड्स ऑफ अवर नेशनलिस्ट लीडर्स, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। तो उन्हीं के हाथों से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार किया गया। और वो लीडर्स कौन थे, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। वर ऑल लॉयर्स दो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। इनके अलावा वो तमाम लॉयर्स जिनको कानून की समझ थी, उन सभी ने मिलकर मदद की एक संविधान को तैयार करने में। दैट बिकम द फाउंडेशन फॉर ऑल फ्यूचर लॉ। और यही वो संविधान जो इन लोगों ने तैयार किया, यही फ्यूचर लॉ की फाउंडेशन
का ज़रिया बना, यानी कि फ्यूचर में जो भी लॉज बनाए गए वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाए गए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को इन तमाम लोगों ने मिलकर तैयार किया था। टुडे आवर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट पास सेवरल लॉज एवरी ईयर। अगर हम मौजूदा वक्त को देखें, अगर हम प्रेजेंट एरा को देखें, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो हर साल बहुत सारे लॉज को पास करते हैं। दे आल्सो रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस टू मीट द नीड ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लॉज चला रहा है उसमें किसी तरह का अगर उसमें चेंज करने की, किसी तरह के मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, किसी मतलब लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ कानून भी बदल जाते हैं, तो उसमें वो किसी न किसी तरह का चेंज भी करने का हक उनको है। ये रहा, दे आल्सो रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस टू मीट द नीड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, यानी कि वक्त के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अगर लॉ में किसी तरह के रिवीजन या उसको रिवाइज करने की ज़रूरत महसूस हो तो ये रिप्रेजेंटेटिव उसमें वो बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा मेकिंग न्यू लॉज, के नए लॉज को किस तरह से बनाया जाता है। द क्वेश्चन दैट अराइज इन हाउ डू द न्यू लॉज कैन कम टू एग्जिस्टेंस। सवाल ये उठता है कि नए लॉज कैसे बनाए जाते हैं। द डिमांड फॉर न्यू लॉज कम फ्रॉम द नीड ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले ये देखा जाता है कि सोसाइटी से किसी तरह की कोई डिमांड उठ रही है नए लॉ के लिए। अगर ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तब नए लॉ के बारे में बनाने के बारे में गौर व फिक्र की जाती है। द डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी रेज द नीड फॉर अ लॉ। सोसाइटी में हम सब जानते हैं अलग अलग ग्रुप रहते हैं और अगर उनको नए कानून की ज़रूरत है तो उसके लिए वो डिमांड रखते हैं। इट इज़ द टास्क ऑफ द लेजिस्लेचर टू अंडरस्टैंड दिस नीड एंड प्रपोज न्यू लॉज दैट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। अब ये जिम्मेदारी किसकी? लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है कि वो नीड्स को समझे और नए लॉ को बनाने के लिए प्रपोजल पास किया जाए और एक नया लॉ बनाया जाए जो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ लॉ that were passed to improve the condition of the workers employed in factories and industries across the India। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक कानून बनाया गया ताकि उस कानून की मदद से उन वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं पूरे भारत में। The problem of employment and fewer avenues for the employment had forced the laborers to accept employment even at very low wages। देखो प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग क्या करते हैं कि उन्हें एंड फेवर एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि अगर उन्हें कम वेजेस पर भी कहीं भी काम मिलता है या काम करने के लिए अगर उन्हें वेजेस से ज़्यादा भी अगर लेबर को फोर्स किया जाता है तो लोग आसानी से मान जाते हैं। वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से लोग बहुत कम वेजेस में भी काम करने को तैयार हैं। अगर उनसे किसी काम को फोर्सफुली करवाया जाता है और उसकी वेजेस बहुत कम दी जाए तब भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, अगर काम नहीं करेंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। डर इस चीज़ का होता है। दिस मीन दे वर बीइंग एक्सप्लॉयटेड एंड लैक्ड एनी वेलफेयर मेजर। इसका सीधे ये मतलब है कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, क्योंकि अगर उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है और उन्हें उतनी वेजेस तनख्वाह नहीं दी जा रही, सीधा मतलब है कि उनका शोषण किया जा रहा है और उन्हें किसी तरह का कोई वेलफेयर फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। इट वाज टू एड्रेस दिस इशू दैट न्यू लॉ वर इनेक्टेड बोथ इन प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इस चीज़ को देखते हुए ज़रूरत महसूस की गई कि कुछ नए लॉज बनाए जाएं जिसमें इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद वाले एरा को मद्देनज़र रखकर ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे जो लेबर क्लास है उसको जिस तरह से उसका शोषण किया जा रहा है उसको रोका जा सके। ये कुछ लॉज हैं जो बेटा हम, जैसे फर्स्ट है रेगुलेटिंग वेजेस। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।